नमस्कार। अनादि टीवी के खास कार्यक्रम पावर कॉरिडोर में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। और मैं ब्रजेश चौक से। पावर कॉरिडोर में हम बात करेंगे सरकार, सियासत और ब्यूरोक्रेसी के फैसलों की अंतरकथा की और पड़ताल करेंगे कि आखिर इन फैसलों के मायने क्या हैं। तो शुरू करते हैं खबरों की खबर लेने का सिलसिला। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के ब्यूरोक्रेसी पर तीखे हमले के बाद भी हर छोटी मोटी बात पर भी विरोध जताने वाले और पत्र लिखने वाली आईएएस एसोसिएशन आखिर मौन क्यों है? क्यों उसने अब तक चप्पल और पीकदान उठाने वाले बयानों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी? जितनी पूर्व सीएम के बयानों की चर्चा है, उतनी ही एसोसिएशन की खामोशी भी ब्यूरोक्रेसी को खटक रही है। जबकि इसी एसोसिएशन ने जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विपक्ष में थे, एक कलेक्टर को इंगित करते हुए भाषण दिया था तो पत्र लिखने में देर नहीं की थी। राजधानी के पड़ोसी जिले में कलेक्टर के थप्पड़ कांड पर तो ट्विटर पर ट्रेंड तक ब्यूरोक्रेसी ने चलाया था। इतना ही नहीं, जब दिल्ली के सीएम केजरीवाल का वहां के मुख्य सचिव से विवाद हुआ तो मध्य प्रदेश की इसी आईएएस एसोसिएशन ने चिट्ठी लिखी थी। फिर अब किस बात से उन्हें डर है? या उमा भारती ने सच बात कह दी या फिर किसी के हुक्म का इंतजार हो रहा है? तो इसी खबर पर बात करेंगे हमारे सहयोगी ब्रजेश के साथ। ब्रजेश जी, हमने उदाहरण दिए हैं, तो आपको क्या लग रहा है, क्यों ब्यूरोक्रेसी इस मामले में चुपचाप बैठी, किसी का इंतजार कर रही है? या जो उमा भारती के तेवर का जो मुख्यमंत्री ने इस बात को आगे बढ़ा दिया कि आप मुझे यहाँ सब हरा हरा दिखा रहे हैं, आनंद आनंद दिखा रहे हैं, तो शायद ब्यूरोक्रेसी को भी लग रहा होगा कि ऐसे समय में जब मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री एक साथ हैं तो बर्र के छत्ते मात नहीं डालना चाहिए। निश्चित तौर पर मनोज जी के ब्यूरोक्रेसी में ये डर भी है। हालांकि अंदर जिस तरह से खलबली मची हुई है, जो चप्पल वाले और पीकदान वाला जो बयान आया उमा जी का, उसकी प्रतिक्रिया अंदरूनी रूप पे तो है, लेकिन बाहर वैसे नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह से हमने देखा था कि जब कमलनाथ की सरकार थी और दिग्विजय मुख्यमंत्री कमलनाथ थे और पूर्व मुख्यमंत्री थे आपके शिवराज सिंह चौहान, जो छिंदवाड़ा में एक सभा में जा रहे थे और वहाँ से दूसरी सभा में जाना थी। कलेक्टर ने उनके हेलीकॉप्टर को उड़ने की अनुमति नहीं दी थी। इसके बाद उन्होंने कहा था आम सभा में, जबकि वो चुनावी सभा थी और उसमें इस तरह के नौकरशाहों पर और सरकारी तंत्र पर आरोप लगते रहे हैं कि आप सरकार के कहने पे काम करते हैं। ये चाहे भाजपा विपक्ष में रही वो लगाती है, चाहे कांग्रेस विपक्ष में रही आज वो लगाती है। तो उस टाइम पे उन्होंने एक भाषण में कहा था, सुन रहे पिट्ठू कलेक्टर, हमारे भी दिन आएंगे। तो इस भाषण के दौरान ये जो शब्दों पर आईएएस एसोसिएशन ने तत्काल ही एक तो पत्र लिखा, चुनाव आयोग को पत्र लिखा और कहा, इस पत्र के साथ निंदा करते हुए कहा कि उनको सबक सिखाना चाहिए, नैतिकता का पाठ पढ़ाना चाहिए, मनोबल गिरता है। अब उसी सरकार के दौरान दूसरा मामला आपने देखा कि राजगढ़ में हुआ, निधि निवेदिता वाला थप्पड़ कांड वाला हुआ था, तो उसमें पूर्व मंत्री बद्रीलाल यादव ने जो टिप्पणी की थी कलेक्टर को लेकर, उस पर भी आपने देखी तत्काल एसोसिएशन ने पत्र लिखा और कार्रवाई की मांग की और तब भी यही कहा गया कि मनोबल गिरता है। बिल्कुल, ये तो दो उदाहरण मध्य प्रदेश के हो गए जो हमने बताए। लेकिन एक भी कई हम ये भी देख रहे हैं कि उस समय के जो मुख्यमंत्री थे, अभी पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, वो भी हर दूसरे दिन यही कहते हैं कि कल के बाद परसों आएगा, आज के बाद कल आएगा। तो एक तरह से वो चेतावनी दे रहे हैं, उमा भारती कुछ और कह रही हैं। बिल्कुल, भाव दोनों का ये ब्यूरोक्रेसी पर प्रेशर। हाँ, लगातार। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी उस बात को आगे बढ़ाई कि यहाँ पे हरा हरा दिखाते हैं। यदि वल्लभ भवन में हम बैठक करते हैं तो अधिकारी बताते हैं सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन जब हम फील्ड में जाते हैं तो असलियत पता चलती है। तो ये भी एक तरह से उनको नसीहत दी गई है, उनको आईना दिखाया गया। लेकिन अब क्यों नहीं विरोध प्रकट किया जाता है? ये एसोसिएशन उमा भारती के उस बयान पर, उस ट्वीट पर क्यों नहीं कार्रवाई की मांग करती? उसकी वजह है मनोज जी कि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है। उमा भारती भाजपा की बड़ी नेता है और उमा भारती के बयानों पर टिप्पणी करने की, पलटवार करने की, नसीहत देने की भाजपा के कई नेताओं में जो मध्य प्रदेश में हैं उन तक में हिम्मत नहीं होती। तो ब्यूरोक्रेसी किस तरह से हिम्मत जुटा पाएगी? नसीहत तो उनको दिग्विजय सिंह ने भी दी थी, लेकिन इसके जवाब में उमा भारती ने चिट्ठी लिखे, उनको नसीहत दी और अगले दिन फिर सिलसिलेवार ट्वीट किए। तो देखिए, मुझे लगता है कि इस मौके की नज़ाकत को देखकर एसोसिएशन खामोश है और सिर्फ देख रही है। वो इसकी प्रतिक्रिया आप बैठेंगे, हम बैठेंगे, आपस में अधिकारियों में तो हो रही है कि ये गलत तरह से बयानबाजी है, इससे मनोबल डाउन होता है, लेकिन बाहर उसका निंदा करने की या विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। यही एसोसिएशन है, जब दिल्ली में केजरीवाल और वहाँ के मुख्य सचिव अंजू के बेस में विवाद हुआ था तो किस तरह से उन्होंने प्रतिक्रिया दी, यहाँ तक कि कहा था कि राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए वहाँ पर, ये अपराध है। तो इस तरह से मुखर होने वाली एसोसिएशन मध्य प्रदेश में क्यों खामोश है? वजह है वो डरी हुई है और या किसी का
इंतजार कर रही है कि सारे का। और तो आपको नहीं लग रहा केवल डर ही है? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमने देखी हैं ब्रजेश जी कि कई सारे अधिकारियों को हमने अफसरों का सूटकेस उठा रहे हैं, पैर पड़ते हैं सार्वजनिक स्थानों पर, उनके जूते उठा लेते हैं, कई सारे ऐसे किस्से हमने देखे। तो शायद एक ये भी कारण कि हमने देखा कि जब तत्कालीन कलेक्टर थे SK मिश्रा, उनकी फ़ोटो आई थी कि वो किस प्रकार ज़मीन पर बैठे हुए थे। ऐसे तमाम सारे फ़ोटो आते हैं, वीडियो एक आते एसपी हैं। के कुर्सी लेकर दौड़ते नजर आए थे। बिल्कुल। तो मनोज जी, ये जो उमा भारती जी ने जो बात कही है उसमें आत्ममंथन करने की जरूरत IAS सिविल सर्विस के तमाम अधिकारियों के लिए भी। ऐसी परिस्थितियां क्यों हो गई हैं? यही अधिकारी थे, इसके बाद हम इनके किस्से सुनते हैं, इससे पहले के अर्जुन सिंह के दौर के या उससे पहले की सरकारें रहीं उनके दौर के किस्से सुनते हैं, किस तरह से अधिकारी साफ मना कर देते, किस तरह से ईमानदार रहते थे, वो सीधे नेताओं से कह देते थे कि ये काम नहीं हो पाएगा, ये आप नियम कायदे से बाहर की बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल। अब वो हिम्मत क्यों नहीं जुटा पाते, वैसे अधिकारी क्यों नहीं है? तो ये वजह जो आपने बताई है कि अब अधिकारियों के बारे में जो कहा जा रहा है वो निश्चित तौर पर इसी वजह से कहा जा रहा है कि आप सत्ता के साथ चलने लगे हो, आप में अपना कुछ नहीं रहता, कि आप अपना विवेक का इस्तेमाल नहीं करते। दूसरा, आपको पोस्टिंग चाहिए, उसी नेता की सिफारिश से प्राइम पोस्टिंग चाहिए। तो आपको अगर इस सर्विस में आए तो ज़रूरी नहीं है कि आप IAS हो तो आप ताउम्र जो है या कलेक्टर ही करेंगे, कहीं आपको उप सचिव नहीं बनाया जाएगा। या आप अगर IPS बन गए हैं तो ज़रूरी नहीं है कि तामू आपको फील्ड पोस्टिंग SP बनेंगे या फील्ड में IG DIG रहेंगे। तो ये जो है कि, और उसमें भी फिर आपको अगर आपको प्राइम पोस्टिंग चाहिए, आपको झाबुआ नहीं जाना, आपको भोपाल इंदौर पोस्टिंग चाहिए, आपको ग्वालियर पोस्टिंग चाहिए, आपको बड़वानी उमरिया टीकमगढ़ नहीं जाना, ऐसे तमाम जगह हैं। तो शायद इसका भी एक बड़ा कारण ही है। मनोज जी, सबसे बड़ा यही कारण है कि आप नौकरी में जब आते हो, जब आपका इंटरव्यू होता है, तमाम तरह की सेवा की बात करते हो। आप IAS हो या IPS हो, ये इंडियन पुलिस सर्विस और आपके सिविल सर्विस के जो अधिकारी हैं वो एक तरह से केंद्र सरकार के अधीन होती है। ये व्यवस्था इसलिए बनाई गई थी कि राज्य अनैतिक रूप से आप पे दबाव ना बना पाएँ, आपके बेवजह परेशान ना कर पाएँ, आपको सस्पेंड ना कर पाएँ, आप पे राजनीतिक कारणों से आप पर कार्रवाई ना कर पाएँ, आपको अनुमति लेना पड़ेगी। तो ये व्यवस्था आपको मजबूत करने के लिए बनाई गई थी। लेकिन आप मजबूत थे पहले, आप मजबूर हो गए। अब मजबूर हो गए, आपकी खुद की खामियों से आप मजबूर हो गए। आप चाहते हो छोटे छोटे लाभ, चाहते हो कि मैं भोपाल में रहना चाहता हूँ, इंदौर में रहना चाहता हूँ। आप नौकरी करने आए हो, मध्य प्रदेश आपको कैडर मिला है, तो निश्चित तौर पर आप मध्य प्रदेश में कहीं भी पोस्टिंग कर सकते हो। यदि आपने जिस दिन ये सोच लिया, और आप पे इस तरह के आरोप भी लगना बंद हो जाएंगे, क्योंकि आप ईमानदारी से काम करोगे, आज मेरा तबादला करना है, कल कर दीजिए, ये सारे अधिकारी सोच लें, तो मनोज जी फिर तो आपको मजबूरी में सभी को करना पड़ेगा। बिल्कुल। हरियाणा के जो अधिकारी खेम का इसका उदाहरण है कि 50 ट्रांसफर के बाद भी वो कभी कुछ बोलते नहीं है, जहाँ उनकी पोस्टिंग होती है नौकरी कर रहे हैं। लेकिन आप बताइए कि यदि मध्य प्रदेश में या वहाँ हरियाणा में हर व्यक्ति खेमका जैसा हो जाए कि जो ईमानदारी से काम करे, तो किस किस का तबादला करोगे? आपको काम तो उन्हीं से लेना पड़ेगा। आप में खामियां हैं, आप आपस में लड़ते हो, आप एक दूसरे को नीचे दिखा के एक दूसरे के पद हासिल करने की कोशिश करते हो। आप चाहते हो कि क्रॉस करके आप मुख्य सचिव बन जाओ, प्रमुख सचिव बन जाओ, DGP बन जाओ। ये जो कोशिशें पहले नहीं होती थी, जिसका हक था उसको मिलता था, जो योग्य होता था, जो योग्य होता था, जो ऊपर है उसको उसका हक मिलता था। उन तीनों लोगों में अब एक बैच में 10 लोग हैं, 5 लोग हैं, 15 लोग हैं, किसी एक कोई DGP बना सकते हो आप। तो आप योग्यता के अनुसार पहले निर्णय होता था। लेकिन जब आप देखते हो कि राजनीतिक आधार पर निर्णय होता है, तो आप सरकारों की चापलूसी करते हो। और शायद ब्यूरोक्रेसी को ये सोचना चाहिए कि जो लोग इनकी पोस्टिंग ट्रांसफर की हम जिनकी बात करें, उनकी अगर खुद की बात करें हम नेताओं की, तो वो भी सब एक जैसे विधायक चुने जाते हैं। उनमें से कोई एक ही CM बनता है, उनमें से कुछ ही मंत्री बनते हैं, बाकी वैसे ही रहते हैं। ऐसे ही हम PM की बात करें तो शायद इस कैडर में भी हम देखते हैं कि, लेकिन एक ही कैडर वाले हम देखते हैं, जैसे 4-5 हमने मध्य प्रदेश में देखा है कि वो आपस में इतने लड़ते हैं एक दूसरे के खिलाफ, ऐसी घेराबंदी मोर्चाबंदी कर लेते हैं जैसे 2 देशों का युद्ध होने वाला हो, जिसका फायदा ब्यूरोक्रेसी के साथ, फायदा तो नेता उठाते हैं, नुकसान ब्यूरोक्रेसी का होता है। बिल्कुल मनोज जी, ये जो आपसी द्वंद्व मचा है आगे निकलने का, उसी का खामियाजा है कि आज आपके प्रति इस तरह के बयान हो रहे हैं। यदि उमा जी ने ये कहा है कि किस तरह से IAS बिहार में पीकदान उठा रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि आपकी स्थिति क्या हो गई। आगे वाली पीढ़ियां आपसे और बदतर होती चली जाएंगी, और एक समय ऐसा आएगा कि सिस्टम जो बना हुआ है इसको कोलैप्स करने की बात की जाएगी, इसको नए सिस्टम डेवलप करने की बात की जाएगी, क्योंकि आप एक के बाद एक धीरे धीरे आप में इतनी घुन लग चुकी होगी कि आप सड़ जाओगे। तो इसको सिस्टम को सुधारने के लिए मुझे लगता है कि सिविल सर्विस के अधिकारियों को आत्ममंथन करना चाहिए, और इसमें अभी समय रहते यदि वो सुधार कर लेंगे तो उनका भी वजूद बना रहेगा, और आगे देश का भी भला होगा, प्रदेश का भी भला होगा। बिल्कुल। चलिए, बड़ी बात कही आपने। अब करते हैं अगली खबर की ओर रुख। चहेते अफसरों को अच्छी पोस्टिंग देने के चक्कर में मध्य प्रदेश में जूनियर IAS अफसरों को सीनियर पदों की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। नियम प्रावधान के तहत पद के स्टेटस
को देखते हुए आईएएस अफसरों की पोस्टिंग सीनियर पदों पर की जाना चाहिए। जूनियर अधिकारी की पोस्टिंग सीनियर पदों पर करना प्रशासनिक दृष्टि से उचित नहीं माना जाता। इससे अधिकारी मनमानी करने लगते हैं, क्योंकि अधिकारी को उच्च स्तर के काम का अनुभव नहीं रहता। राज्य सरकार ने डिप्टी सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी स्तर के अधिकारियों को सेक्रेटरी लेवल की जिम्मेदारी सौंप रखी है। इनको प्रबंध संचालक, सीईओ और आयुक्त स्तर पर भी पदस्थ कर दिया गया है। इतना ही नहीं, इन अफसरों को ओएसडी सह संचालक की भी पोस्टिंग दी गई है, जबकि इन पदों पर इससे पहले अधिकांश समय सचिव और प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी ही पदस्थ किए गए थे। मनोज जी, जो व्यवस्थाएं हैं जो हम पहले भी बात कर रहे थे, उसी से आगे समझ लीजिए कि आप जूनियर हो और आपको सीनियर के पद पर बैठा दिया गया है, तो निश्चित तौर पर काम तो प्रभावित होगा। अनुभव की बात की जाती है कि यदि एक नीचे से अधिकारी आता है ऊपर तक, तो वो सीखता हुआ आता है। काम करने का तरीका, एक किताबी आप पढ़ लिख कर आते हो, किताबी आपको ज्ञान होता है, लेकिन जब मैदान में आप आते हो तो ज्ञान की पुष्टि आपको सही तरीके से वहीं मिलती है कि किस तरह के करना चाहिए। यदि किताब और उसमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है। और हम देख रहे हैं कि जूनियरों को आप सीनियर बना के पद पर बैठा देते हैं, चहेतों को उपकृत करने की कोशिश कर रहे हो। इससे सिस्टम में भी गड़बड़ी आ रही है और काम भी प्रभावित हो रहा है। निश्चित तौर पर ब्रजेश जी, जो आप कह रहे हैं कि सबसे बड़ी बात है कि जब आप एक जूनियर को ऊपर बिठा देते हैं तो आपके पास जो उसके उससे सीनियर अधिकारी हैं, एक तो वो उनको निर्देश नहीं दे सकता है जी। दूसरा उसको ये लगता है उस अधिकारी को मैं बहुत योग्य हूँ और इसी कारण मुझे यहाँ बिठाया गया है, तो उनको जो समझाने वाला अधिकारी वो उनकी सुनते नहीं है। उनको ये लगता है कि कल का अधिकारी मुझे क्या सिखाएगा। तो ये जो स्थिति हो जाती है, और जो अधिकारी जो ऊपर से अच्छी पोस्टिंग के लालच में वहाँ ज्वाइनिंग जिसकी होती है, तो जाहिर सी बात है या किसी ना किसी रूप से वो उपकृत होकर वहाँ पहुँचता है या किसी को उपकृत करने के लिए उसको वहाँ बैठाया जाता है। तो और यदि नियम नीचे का वाले जो ने कोई गलती कर दी तो वो कैसे जांच करेगा? बिल्कुल सीनियर है तो हमने ऐसा मामला देखा भी है पीएचक्यू में कि पुरुषोत्तम शर्मा के मामले में ये पूछा जा रहा है कि कौन जांच करेगा, उनके समकक्ष कोई अधिकारी नहीं है। बिल्कुल, हमने देखी एक एडीजी के मामले में देखा था कि एक एडिशनल एसपी रैंक का अधिकारी उनकी जांच कर रहा था। ये बात हो रही, बाद में उनको क्लीन चिट दी गई। तो जो आप कह रहे हैं, और सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जो उस योग्य अधिकारी उस पद का, उसको आप पोस्टिंग नहीं दे रहे, जो उसके योग्य नहीं आप उसकी पोस्टिंग दे रहे हैं। भोपाल में आप देख लीजिए, जो स्मार्ट सिटी के सीईओ को जिस प्रकार से ट्रांसफ़र करना पड़ा, कि इतनी शिकायतें थी एक प्लाट में गड़बड़ी को लेके, और यही कहा गया था कि जूनियर अधिकारी की आपने पोस्टिंग कर दी। भोपाल मेट्रो में देख लिया आपने, दूसरे कैडर के अधिकारी को आपने, जो नान का अधिकारी थे, उसकी पोस्टिंग कर दी। जिसके बाद मेट्रो की क्या स्थिति, भोपाल में मेट्रो स्थिति 2 साल 3 साल पिछड़ गया, और इंदौर में तो इतना भी काम नहीं हुआ है। तो ये जो स्थितियाँ बन जाती बार बार, क्योंकि अफसर काम करते नहीं हैं। एक हालिया मामला देख लिए लिंक रोड पर, आप सजावट के लिए बीजेपी आवेश आगे जाइए, 2 नंबर लिंक रोड पर सजावट के लिए एक अच्छा पार्क बनाते हैं, आपको लाखों रुपए खर्चा करके। दूसरा अधिकारी आता है, वो किसी को उपकृत करने के लिए कहता है सी लाउंज खुलेगा। उस अंधे मोड़ पे आप उसके एक कंक्रीट का स्ट्रक्चर खड़ा कर देते हैं। तीसरा अधिकारी आता है, कहता है ये नहीं होगा। तो ये जो एक दिक्कतें हैंगी, तो एक ये सामंजस्य नहीं है। दूसरा ये जो सामंजस्य इसलिए नहीं बनता कि जो भले छोटे कद का अधिकारी होता है, छोटे पद का बड़े पद पे आ जाता है, तो वो ये लगता है कि मैं बहुत योग्य हो गया हूँ, तो मुझे अब किसी की सुनना नहीं, मैं पर्याप्त बुद्धिमान हूँ। ऐसे एक नहीं 50 उदाहरण और जिसका खामियाजा बैठने के पीछे हमने देखा है मनोज जी कि पिछली बार भी सीएम ने सख्त एक्शन लिया था, सीए पे खत्म करने की बात तक कही थी। तो ये तालमेल ना बैठने के पीछे भी कहीं यही वजह तो नहीं है कि एक डिपार्टमेंट में उसके समकक्ष जो पद है वो किसी जूनियर के पास है, एक जैसे एक बैच के पास नहीं है, या समकक्ष अधिकारियों के पास नहीं है, तो बात करने में दिक्कत होती है। जूनियर सीनियर से बात करने में, सीनियर जूनियर से बात करने में। जाहिर सी बात है, कई बार होता है, जैसे हमने अभी पहले जिक्र किया कि दो सेम कैडर के अधिकारी, मान लीजिए मैं हूँ और आप हो गए, मुझे जूनियर के बाद भी सीनियर पोस्टिंग कर दी, तो आप मेरी सुनेंगे नहीं कि ये तो यार मेरे साथ का बेचमेट है, और कभी मेरा आपसे मन मुटावे तो मुझे लगेगा कि मैं तो अब आपका सीनियर होगा, तो मैं आपको ऊटपटांग निर्देश देने लगूंगा। फिर वो सारे निर्देश, नियम, कानून, प्रक्रिया में उलझ कर कहीं रह जाएंगे। तो नुकसान ये होगा कि विभाग का नुकसान होता है, समाज का नुकसान होता है, देश का नुकसान होता है। और इस पूरे द्वंद्व का मजा जो छोटा कर्मचारी है वो लेता है, वो यस मैन बन जाता है सबका। फिर वो आपको अच्छी जानकारी देने की बजाय वो अपना हित साधने का प्रयास करता है, वो आपको ऐसी प्रोवाइड जानकारी देता है। ये नहीं लगता आपको कि ये जो नासूर है ऊपर से लेके नीचे तक आ गए? यदि हम कहें कि अभी प्रमोशन दे दिया आपने, तो कई जगह आप देख रहे हैं कि सीनियर इंस्पेक्टर बैठे हुए हैं, लेकिन जूनियर सब इंस्पेक्टर को आपने थाने का प्रभार दे दिया। तो यदि आप ऊपर व्यवस्था गड़बड़ करेंगे तो नीचे तक उसका असर होगा। बिल्कुल निश्चित तौर पर असर होगा, क्योंकि जब आप ऊपर से सिस्टम खराब करेंगे तो उसका असर नीचे तक जाएगा। और दूसरी बात है, वो जो अफसर जब मनमानी करने लगते हैं तो उनकी जब पोस्टिंग हो जाती है, तो वो जिस प्रकार से उनको जो अनुभव होना चाहिए, जो आपने कहा कि फील्ड का जो अनुभव होना चाहिए, जो आदमी खुद सीखता है। क्योंकि आप सोचिए, आप दुनिया हिंदुस्तान की सबसे बड़े अगर आईएएस हैं, वो सबसे बड़ी एजेंसी मानी जाती है, ब्यूरोक्रेट्स।
तो सरकार भी जब उनकी पोस्टिंग करती है तो बहुत निचले स्तर से करती है, किसी को एसडीएम बना देती है। हम देखते हैं आईपीएसओ में हमने सब इंस्पेक्टर देखे हैं, डीएसपी रैंक देखी है, आपको क्रमशः सारा प्रशिक्षण पदोन्नति का मिलती दौर है। रहता है उनका, तो प्रशिक्षु इसका अधिकारी। कारण यही, क्योंकि अगर उनको, सरकार को भी पता है कि अगर आपको केवल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सिखा दिया जाए और आपको सीधे किसी जिले में एसपी बना दिया जाए, कलेक्टर बना दिया जाए, तो आप व्यवस्था को कोलैप्स कर दोगे, क्योंकि आपको काम करने का अनुभव नहीं है। वो आपको मौके पर त्वरित निराकरण लेना है। ये वैसा ही है कि हम सिमुलेटर पे हमने अगर कार चलाना सीख लिया, हवाई जहाज चलाना सीख लिया, लेकिन जैसे हम रोड पर आते हैं और अचानक कोई गाय आ जाए, कोई बच्चा आ जाए, कोई स्पीड में गाड़ी आ जाए, कोई ओवर टर्न आ जाए, कोई गड्ढा आ जाए, तो हम निश्चित तौर पर एक्सीडेंट कर देंगे, क्योंकि हमारा फील्ड का अनुभव नहीं है। हमने कंप्यूटर में सीखा, हमने कागज़ में सीखा है कि लेफ्ट टर्न का साइन ये, राइट टर्न का ये, लेकिन हम उसको प्रैक्टिकल जब करेंगे, जब हम सड़क पर आए, तो यही बात इन अफसरों पर लागू होती है। ब्रजेश जी, तो निश्चित तौर पर सरकार इस पर विचार करेगी और सीनियरिटी का ध्यान रखेगी, अनुभव का ध्यान रखेगी, ताकि व्यवस्थाएं और बेहतर ढंग से चल सकें। मनोज जी, अगली खबर का रुख करते हैं। बिल्कुल। आरबीआई के बार बार निर्देश के बाद भी व्यापारी और कई बैंक सिक्के लेने से मना कर रहे हैं, जबकि आरबीआई बैंकों को सिक्कों के लिए बैग पर इंसेंटिव देती है। ऐसा ही मामला पन्ना में सामने आया है, जब कलेक्टर ने फरमान जारी किया कि सिक्के नहीं लेने की शिकायत मिलने पर व्यापारियों पर कार्रवाई की जाएगी। इसका असर भी दिखा। दमोह में भी लीड बैंक प्रबंधन को फरमान जारी करना पड़ा कि कोई सिक्के लेने से इनकार नहीं कर सकता है, जो भी ऐसा करेगा उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस तरह के ही फरमान दमोह में भी जारी करना पड़े हैं। तो निश्चित तौर पर ब्रजेश जी, अभी तक हम देखते थे इस प्रकार के फरमान जो है आरबीआई या कल जारी करती थी या और बैंक उसके प्रबंधन लिए जारी बैंक करता है। प्रबंधन करता है, लेकिन अगर कलेक्टर इनिशिएटिव ले रहा है तो एक अच्छी पहल की प्रशंसा की जाना चाहिए, क्योंकि वो और जनता इस की पर भी जिस- विचार करना चाहिए बिल्कुल। मनोज जी कि कलेक्टर को क्यों लेना पड़ा। कलेक्टर बिल्कुल। को इसलिए लेना पड़ा कि लगातार शिकायतें आ रही हैं कि बैंक या तो व्यापारियों के बैग नहीं ले रहे हैं, बड़ी संख्या में उनके पास नकदी ऐसी जमा हो गई है कि सिक्के के रूप में, जबकि हम देखते हैं कि आरबीआई ने बाकायदा सख्त नियम लागू कर रहे हैं और हर साल का है। कोरोना काल में और जब नोटबंदी के बाद तो व्यापक स्तर पर लोगों के यहाँ ढेर लग गए थे, व्यापारियों के यहाँ, बैंकों ने भी लेना मना कर दिया। तमाम मध्य प्रदेश में ही नहीं, ये समस्या राजस्थान, छत्तीसगढ़, तमाम राज्यों में आई थी। इसके बाद बाकायदा हमने आरबीआई राजधानी भोपाल में भी देखे ऐसे केस। आरबीआई ने गाइडलाइन जारी की थी और आरबीआई ने पहले 25 रुपये प्रति बैग देते थे मनोज जी, 35 रुपये, और 65 रुपये कर दिया उसको। प्रोत्साहन राशि रहती है बैंकों को बिल्कुल। कि आप प्रति बैग पे आपको इतनी राशि दी जाएगी, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चलाइए इनको, व्यापारियों को भी। लेकिन हमने देखा है कि पन्ना में इस तरह की शिकायतें आई कि लोगों ने कहा कलेक्टर से कि साहब हमारे नकदी जो ले नहीं रहे हैं, बैंक नहीं ले रहे हैं, व्यापारी लोगों से नहीं ले रहे हैं। जब बैंक व्यापारियों से नहीं लेंगे तो निश्चित तौर पर व्यापारी लोगों जनता से नहीं लेगा, जनता से और लेना जनता मना कर फिर देंगे। क्या करेगी? जनता फिर शिकायत क्या करेगी। करेगी? सबसे बड़ी दिक्कत ये है। तो ये जब दिक्कत संज्ञान में आई तो कलेक्टर ने बाकायदा फरमान जारी किया और लीड बैंक के प्रबंधन को भी निर्देश दिया कि आप निर्देश दिया और कहा कि तत्काल लीजिए। ऐसी परिस्थितियाँ आई कि बैंकों को नकदी लेना पड़ी कलेक्टर के संज्ञान में आने की। ऐसी समस्या दमोह में भी देखने को। तो बार बार ये क्यों आता है, बिल्कुल, ये क्या एक बड़ी- दिक्कत है? तो आप लगातार कानून का डर जरूर दिखाते हो कि आप सिक्के नहीं लेंगे तो आप पे कार्रवाई की जाती है, लेकिन मनोज जी अब तक ऐसा कोई भी मामला सामने नहीं आया है कि किसी ने सिक्के लेने से इनकार किया हो, किसी उस पे बैंक कोई कार्रवाई ने की हो। और किसी व्यापारी ने, तो आपने उस पर कार्रवाई की हो। निश्चित तौर पर यदि कार्रवाई करके आप दिखाते कि भाई ये कार्रवाई की है क्योंकि आपने सिक्के लेने से मना कर रहे थे, तो वो एक उदाहरण बनता, उससे बिल्कुल। दूसरे और व्यापारियों हमने- में डर पैदा और होता। हमने इसी मध्य प्रदेश में, इसी भोपाल में वो दृश्य भी देखे हैं, जब कि सिक्के नहीं होते थे तो जो मिनी बस है, जो उस समय जो टेम्पो चला करते थे, वो आपको माचिस दे दिया करते थे, वो पन्नी में फटे नोट चलने लगते थे। कई बार हमने ये स्थितियां भी देखी हैं। मतलब टॉफी दे देते आज थे भी दुकानदार। हमने कोरोना काल में भी देखा है कि मेडिकल पे आप दवाइयाँ लेने जाते थे, सिक्के खुले पैसे नहीं होते तो आपसे खुले पैसे मांगे जाते थे। उस परिस्थिति में जब दुकानें बंद थी, कहाँ से खुले पैसे दोगे आप? बिल्कुल। तो आपको टॉफ़ी दे देंगे या आपको कोई दूसरी चीज़ें पकड़ा देंगे आप। और ये परिस्थितियाँ हमने छोटी मोटी दुकानों पर भी देखी हैं। यदि सिक्के खुले पैसे चलन में ज़्यादा आएंगे तो आपको बेवजह 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये नहीं देना पड़ेंगे। पेट्रोल पंप पर भी हमने देखा कि पिछली बार ऐसा संज्ञान में आता कि पेट्रोल पंप वालों से भी बैंकों ने पैसे नहीं लिए थे, आप पेट्रोल पंप पे ज़्यादा राशि देते हो आप। तो ये जो कमियां हैं, जो आपको उपभोक्ता जो रहता है, छोटा मोटा उपभोक्ता, वो लुटता है आपकी वजह से, या उसको अनावश्यक चीज़ें खरीदना पड़ती हैं। यदि उसको टॉफ़ी नहीं खरीदना है तो आप वो 2 रुपये के चक्कर में या 5 रुपये के चक्कर में टॉफ़ी सबसे खरीद मजे की बात है, अगर उसी दुकानदार के पास आप जाओ और खुले पैसे की जगह वो टॉफी रिटर्न करोगे तो वो आपसे लेगा नहीं। निश्चित तौर पर नहीं लेगा। तो आपको सिर्फ कानून का भय दिखाने की जरूरत नहीं है। यदि आपने 10 मामले ऐसे दर्ज कर दिए मनोज जी, तो निश्चित तौर पर कलेक्टरों को बार बार, या दमोह है या पन्ना है, इस तरह के निर्देश जारी नहीं करना पड़ेंगे लोगों को जागरूकता के लिए। आप उसमें आगे बढ़ सकते हो और कार्रवाई कर सकते हो, तो लोगों के लिए सबक होगा और वो इस तरह से व्यवस्था करेंगे कि भविष्य में
इनकार नहीं करेंगे, लेंगे। और बैंकों पे भी, यदि एक बैंक पे और भी एक आपने तरह से कार्रवाई करी, राष्ट्रीय मुद्रा का अपमान भी है। निश्चित तौर पे अपमान है कि आप, राष्ट्रीय मुद्रा है, आपको आरबीआई बार बार निर्देश देती है। आपने देखा कि पीएम तक को कई बार इसमें कहा कि आप सिक्के लीजिए, सिक्के बंद नहीं हो रहे हैं। तो ये अफवाह उड़ाई जाती है बीच बीच में कि बिल्कुल। सिक्के बंद हो रहे हैं। तो ये अफवाह उड़ा के आप उसका अनादर भी कर रहे हैं और ना लेकर भी अनादर कर रहे हैं। तो आप पे कार्रवाई तो होना चाहिए ताकि तौर लोग परेशानी से ना हो। तो ये तब हो सकता है मनोज जी जब आप सख्त एक्शन लेंगे, एक्शन कहने की बात नहीं है। बिल्कुल। चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं। जीआईएस की मदद से बनाए जाने वाले मास्टर प्लान में भी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के अफसर और आर्किटेक्ट गलत जानकारियां दर्ज करने लगे हैं। यह गलतियां टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के संचालक, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अजीत कुमार और नगरीय आवास एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव मनीष सिंह को नजर ही नहीं आई। लेकिन मास्टर प्लान की इन गलतियों को नगरीय आवास एवं विकास विभाग के मंत्री भूपेंद्र सिंह की बारीक नज़रों ने पकड़ लिया। मंत्री ने प्रमुख सचिव को नोट शीट भेजकर इस मामले में नाराजगी जताई। दरअसल पुराने मास्टर प्लान की प्लानिंग में वाटरवाड़ी और ग्रीन बेल्ट भी दर्शाए गए थे, जबकि वर्तमान में कुछ वाटरवाड़ी और ग्रीन बेल्ट में निर्माण हो गया। नए मास्टर प्लान में जीआईएस से इमेज मिल चुकी थी, इसलिए वास्तविक स्थिति को दर्शाना थी। लेकिन ऐसा न करते हुए ऐसे सभी स्थानों को पुराने मास्टर प्लान की ही तरह प्लानिंग में यथावत वाटरवाड़ी और ग्रीन बेल्ट ही दर्शाया गया। मंत्री की आपत्ति इसी मुद्दे पर थी कि जब मास्टर प्लान ने जीआईएस की मदद से बना है तो मास्टर प्लान की प्लानिंग में वास्तविक स्थिति ही दर्शाना चाहिए। मंत्री ने प्रमुख सचिव को हिदायत दी है कि भविष्य में मास्टर प्लान को देखते ही अंतिम रूप दिया जाए। जीआईएस पद्धति का उपयुक्त प्रयोग करते हुए ऐसे विकसित क्षेत्रों को उसी प्रयोजन के लिए दर्शाया जाए जो वहाँ वर्तमान में दिख रहा है। मनोज जी, गड़बड़ियाँ नीचे से लेके, मतलब वो एक बार हमने बात की थी कि बाबू राज, कि बाबू ने जो नोट शीट बना दी, अफसरों ने साइन कर दिया, देखने के लिए कोई नहीं। तो यदि ये मंत्री की सतर्कता है कि उन्होंने जागरूकता है उनकी, उन्होंने नोट शीट देखी और व्यवस्था देखी तो पकड़ ली गलती, वरना तो वो लागू हो ही जाती। बिल्कुल। तो और ये 100 शहरों में ये लागू कर भी दिए गए हैं, भले दुख की बात है। जिसमें असल में है ब्रजेश जी है कि अमृत मिशन के तहत केंद्र सरकार ने हिदायत दी है राज्यों को कि जो अब मास्टर प्लान बनाया जाए वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बनाया जाए। अभी होता है कि आपके पास जो पुराने नक्शे उसी में आपने बता दिया कि आपके उस नक्शे में आपने बता दिया कि यहाँ से यहाँ तक ये वाटर बॉडी है, ये हरा जंगल है। लेकिन मौके पर हम देखते हैं कि भोपाल की बात करें, आप बड़ा तालाब की स्थिति देख लिए कि उसमें कहाँ तक उसके डूब क्षेत्र के अंदर कैचमेंट एरिया में कितने सारे शादी हाल चल रहे हैं, अस्पताल चल रहे हैं, स्कूल चल रहे हैं, लोगों ने मकान बना लिए, होटल बना लिए, रिसोर्ट बना लिए हैं। ऐसा तमाम शहरों हम देखें, भोपाल में तालाबों के अंदर नर्सिंग होम खड़े हुए हैं जी। तो इसका उद्देश्य यही था कि जीआईएस से जब आप बनाते तो वो रियल आपको बताएगा पोजीशन, वो सैटेलाइट इमेज से कि आज की तारीख में कागज में आपका तालाब कहाँ तक है और एक्चुअल में कहाँ तक है और उसमें कितने हैं, वाटर बॉडियों की स्थिति क्या है, आपकी जंगल कितना है, रोडों की स्थिति क्या है। इसके हिसाब से जब आप प्लानिंग तैयार करेंगे तो फिर ये आपको पता लग जाएगा कि आपको इस शहर में प्लानिंग के अगर पानी की व्यवस्था करनी है तो कितने लोगों की करनी होगी, आपको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से क्या करना होगा, किस एरिया में आपका लैंड यूज आपको चेंज और कर आप सकते पहले हो, की तरह करेंगे तो नई हो। व्यवस्था का कोई मतलब ही नहीं हुआ, आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ अतिक्रमण है, कहाँ पे कितनी जगह है। बिल्कुल। और दूसरा, इससे आपका रेवेन्यू बढ़ेगा क्योंकि आपको जब सैटेलाइट इमेज से आपको पता चल जाएगा कि इस एरिया में इतने मकान हैं, इतनी दुकान है, तब आपका वो जब उस हिसाब से आप प्लानिंग करेंगे। क्योंकि हम देख रहे हैं कई सारे जो कमर्शियल एरिया हैं वो रेसिडेंशियल हो चुके हैं और जो रेसिडेंशियल एरिया है तो वो कमर्शियल हो चुके हैं। आप 10 नंबर का देख लीजिए, न्यू मार्केट की बात करिए या ऐसे तमाम शहरों की बात कर लें, कस्बों की या बाज़ारों की, कि लोगों ने घरों में दुकान खोल ली तो वो धीरे धीरे वो एरिया रेसिडेंशियल से कमर्शियल में बदल गया। तो ऐसी स्थिति में जब आप मास्टर प्लान बनाते हैं तो उसमें आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। फिर आपको ये पता चल जाएगा कि आपको किस एरिया में कितना FAR देना है, यानी फ्लोर एरिया रेशो, कि आपको 10 मीटर देना है, 8 मीटर देना है, 7 मीटर देना है। तो ये सारी प्लानिंग उससे हो जाती है। लेकिन अफसरों ने ये किया नहीं, और जो पुराना मास्टर प्लान था जो कि लगभग 8-10 साल पुरानी बात अगर हम करें, 2011-12 का था और जो बाद में निरस्त करना पड़ा, तो जो अभी तक नहीं आ पाया। अब जब वो फिर से बन रहा है और कह रहे हैं कि तैयारी हो रही, तो अगर इस जो केंद्र सरकार के निर्देश के हिसाब से आप जीआईएस के हिसाब से उसको बनाते तो निश्चित रूप से जो आपके पास जो शहरों की रियल कंडीशन है, एक्चुअल वास्तविक स्थिति, वो दिख जाती कि कहाँ अतिक्रमण है, कहाँ आपको एरिया बढ़ाना चाहिए, कहाँ पे आप क्या वजह देखते हैं डेंसिटी क्यों जाता है। अधिकारी इस तरह से लापरवाही करते हैं कि मास्टर प्लान, हम देखते हैं बार बार बात होती है कि मास्टर प्लान लागू कर दिया जाएगा, तैयारियां भी हो जाती हैं, सुझाव भी ले लिए जाते हैं, आपत्तियां भी ले ली जाती हैं, लेकिन अंतिम चरण पर जाकर फेल हो जाता है। तो वो जो हमने पहले जिक्र किया ना ब्रजेश जी की ब्यूरोक्रेसी सोचती है हम बहुत होशियार हैं, जो मंत्री हैगा हम उसको पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं, चला सकते हैं,
लेकिन अगर मंत्री अगर में विभाग की जानकारी रखेगा, पूरा उसका होमवर्क अच्छा है, तो फिर कोई ब्यूरोक्रेसी का अफसर उसको पढ़ा ऐसे नहीं मूर्ख बना सकता है कि ये आपको समझा दिया। क्योंकि हमने देखा इस मामले में मंत्री ने पूरी नोटशीट पढ़ी, पूरे जो अमृत मिशन के संबंधित जो केंद्र सरकार के निर्देश थे, जब उन्होंने इसको लेकर टीप लगाकर फाइल मंगाई तो फिर अफसरों को होश उड़ गए। तब उनको समझ में आया कि मंत्री जी ने पूरा होमवर्क किया है, इसमें गड़बड़ नहीं कर सकते। क्योंकि इसमें केवल अफसर नहीं, जो आर्किटेक्ट हैं, जिनका काम था नक्शा बनाना, टीएनसीपी के जो अधिकारी हैं, जो वो उसके एक्सपर्ट जो कहे डायरेक्टर जाते हैं हैं, उस क्षेत्र के, जिनका काम ही यही है, वो विभाग के जो प्रमुख सचिव, तो उन्होंने जो है कि नीचे से ढर्रा चला कि जो नीचे वाले ने कर दिया वो एकदम सही है, ऊपर तक वही फाइल ओके ओके होती गई। लेकिन मंत्री ने जब पकड़ लिया तो हो सकता है कि बाकी के जो विभाग है, बाकी के जो मंत्री हैं, वो इससे सबक ले अपने विभाग का होमवर्क अच्छे से करें, ताकि ब्यूरोक्रेसी उनको इस प्रकार से गुमराह न कर पाए, वो प्रदेश सरकार और जो उसके लोग हैं उसका नुकसान न हो पाए। निश्चित तौर पर उम्मीद की जा सकती है कि भूपेंद्र सिंह जी जैसे अन्य मंत्री भी जागरूकता दिखाएंगे और सिर्फ एक ढर्रे पे नहीं चलेंगे और सिस्टम को ये ढर्रे से मुक्त करने की कोशिश करेंगे। यदि इस तरह के मामले आगे सामने आए, मंत्रियों के संज्ञान में आने लगेगा, तो अफसर भी चौकन्ने हो जाएंगे और वो दुरुस्त करेंगे व्यवस्थाएं जिस तरह से होनी चाहिए। बिल्कुल। बहरहाल अब समय इजाजत नहीं देता, इसलिए इस कार्यक्रम को यहीं विराम देना पड़ेगा मनोज जी। बिल्कुल। पावर कॉरिडोर में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते मिलेंगे सरकार के कुछ नए फैसलों की अंतर्कथा के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार। नमस्कार।